जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्पाइन की। याद है सबको कुछ? यस सर। ठीक है, स्पाइन हम लोगों ने बात की थी कि स्पाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। स्पाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। स्पाइन की कर्व्स के बारे में बात की थी। एंटीरियर पिलर क्या होता है, पोस्टीरियर पिलर क्या होता है, फिर कर्व्स कौन सी होती हैं, प्राइमरी कर्व्स कौन सी होती हैं, सेकेंडरी कर्व्स कौन सी होती हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि स्टेबिलिटी किस तरीके से मिलती है स्पाइन को। ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम लोगों ने बात की थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में से पास करती है। ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रास वर्टिब्रल बॉडीज़ के सेंटर से पास करती है और लंबर में भी वर्टिब्रल बॉडीज़ के सेंटर से पास करती है। ठीक है, बात की थी हम लोगों ने। ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि एंकल पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर फॉल कर रही है, नी जॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर फॉल कर रही है, और सो ऑन। हिप जॉइंट पर, लंबर स्पाइन पर, थोरेसिक पर, आपके सर्वाइकल स्पाइन पर और क्रेनियोवर्टिब्रल जॉइंट पर। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 5 की। हम लोगों ने स्पाइन के बारे में ही पढ़ना है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि लंबर स्पाइन में कौन कौन से मसल्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से सर्वाइकल स्पाइन के कौन कौन से फंक्शन हैं और सर्वाइकल स्पाइन के कौन कौन से मसल्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी सुपरफिशियल मसल्स की और ग्लोबल मसल्स की। याद है बच्चों? किसी बच्चे को याद है कुछ? जी। यस सर। सर उसमें सर्वाइकल और लंबर आते हैं, ग्लोबल मसल्स। मैं बात कर रहा हूँ उनकी सुपरफिशियल एंड ग्लोबल मसल्स की। सर्वाइकल और लंबर का तो कर्व एक जैसा होता है ना, सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी होती है और लंबर लॉर्डोसिस भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट सुपरफिशियल मसल्स एंड ग्लोबल मसल्स। एनी वन ऑफ यू? जी बच्चों। सर जो ग्लोबल मसल्स होते हैं वो ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक हो गया बुरहान बेटा। और जो सुपरफिशियल मसल्स हैं वो हम्म, सुपरफिशियल मसल्स जो होते हैं उनके उनका मेन फंक्शन जो होता है वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करना होता है। जो कोर मसल्स होते हैं उनका काम होता है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दैट मूवमेंट। ठीक है। चलें, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5। ठीक है। सो ओके, सब बच्चों को नजर आ रही है? स्क्रीन शेयर हो गई है सब बच्चों के साथ? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद लंबर स्पाइन मसल्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है कि लंबर स्पाइन में कौन कौन से मसल्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। यूजुअली लंबर स्पाइन में जो मसल्स हैं, ठीक है, ये आपके प्रेजेंट हैं एंटीरियर साइड के ऊपर और पोस्टीरियर साइड के ऊपर। ठीक है। लेकिन ये जो एंटीरियर साइड के मसल्स हैं और जो पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं, ये एक्चुअली रैप कर रही हैं पूरी आपकी ट्रंक को, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कि यहाँ से ओरिजिनेट करें तो रैप करें हाफ ऑफ द साइड। ठीक है। और जो एंटीरियर साइड से ओरिजिनेट कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से रैप करें। ठीक है। मतलब रैपिंग है पूरे आपकी ट्रंक की, फ्रॉम द एंटीरियर मस्कुलेचर एज वेल एज फ्रॉम द पोस्टीरियर मस्कुलेचर।
नाउ एंटीरियर साइड के ऊपर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, सुपरफिशियल मसल्स जो हैं, उनमें आपके पास रेक्टस एब्डोमिनस आ जाता है, इंटरनल ओब्लीक आता है और एक्सटर्नल ओब्लीक आता है। अच्छा बेटा, अब इनका फंक्शन इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो रेक्टस एब्डोमिनस है और इंटरनल ओब्लीक है और एक्सटर्नल ओब्लीक है, ठीक है, इनका जो प्राइम फंक्शन है वो क्या है कि अगर ये, क्योंकि इंटरनल ओब्लीक और एक्सटर्नल ओब्लीक एक ही मसल है, इंटरनल ओब्लीक अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ओब्लीक बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इंटरनल ओब्लीक भी और एक्सटर्नल ओब्लीक भी, मतलब दोनों की कॉन्ट्रैक्शन इकट्ठी होती है दोनों साइड्स की, क्योंकि राइट साइड का भी इंटरनल ओब्लीक होता है, लेफ्ट साइड का भी होता है, इसी तरीके से राइट साइड का भी एक्सटर्नल ओब्लीक होता है, लेफ्ट साइड का भी एक्सटर्नल ओब्लीक होता है। अगर ये लोग बायलेटरल ये सॉरी ये दोनों मसल्स जो हैं ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो आपकी लंबर स्पाइन फ्लेक्शन में जाती है, या आप सिंपली कह सकते हो कि ट्रंक फ्लेक्शन में जाती है। इसी तरीके से जो रेक्टस एब्डोमिनस है, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है लीनिया एल्बा की साइड्स पे, वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी ट्रंक फ्लेक्शन में जाती है। सो दैट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ इंटरनल ओब्लीक, एक्सटर्नल ओब्लीक एंड रेक्टस एब्डोमिनस। अगर हम रेक्टस इंटरनल ओब्लीक और एक्सटर्नल ओब्लीक के अदर फंक्शंस की तरफ जाएं जो प्राइम फंक्शंस ही हैं, लेकिन क्योंकि ये रेक्टस एब्डोमिनस से डिफरेंट है इसलिए इनको मैं अलग-अलग बता रहा हूँ। अगर इनके बाकी प्राइम फंक्शंस की तरफ जाया जाए इंटरनल ओब्लीक और एक्सटर्नल ओब्लीक के, तो एक्सटर्नल ओब्लीक और इंटरनल ओब्लीक, मतलब राइट साइड का जैसे अगर एक्सटर्नल ओब्लीक कॉन्ट्रैक्ट करे और लेफ्ट साइड का इंटरनल ओब्लीक कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रोटेशन करवाएगा ट्रंक की। ये क्या करवाएगा? रोटेशन करवाएगा। राइट साइड का क्या कह रहे हूँ, एक्सटर्नल ओब्लीक और लेफ्ट साइड का इंटरनल ओब्लीक जब साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ट्रंक की रोटेशन करवाते हैं, डायगोनल रोटेशन करवाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की? जी बच्चों, बात की समझ आई है? यस सर। डायगोनल रोटेशन करवाते हैं जब दो ऑपोजिट साइड के ओब्लिक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करे एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक एक ही साइड का, पहले हमने बात की है दो ऑपोजिट साइड्स की, अगर ये एक ही साइड का सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेट्स से राइट साइड का एक्सटर्नल ओब्लिक और राइट साइड का इंटरनल ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये ट्रंक की साइड बेंडिंग करवा देते हैं। ये ट्रंक की क्या करवा देते हैं? लाइक दिस, साइड बेंडिंग करवा देते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस एंड इंटरनल ओब्लिक एंड एक्सटर्नल ओब्लिक। बच्चों बात समझ आ गई है कि एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक किस तरीके से काम करें। नाउ स्टेबलाइजिंग फंक्शन क्या है, स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, हम सबको पता है कि एगोनिस्ट होते हैं और एंटागोनिस्ट होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अगर आपकी ट्रंक एक्सटेंशन में जा रही है, ठीक है, किस में जा रही है? अगर आपकी ट्रंक एक्सटेंशन में जा रही है तो तब रेक्टस एब्डोमिनस भी, एक्सटर्नल ओब्लिक भी और इंटरनल ओब्लिक भी आपकी ट्रंक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग ट्रंक एक्सटेंशन, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंसर मसल अगर एगोनिस्ट के तौर पर काम करें तो ये आपके एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे एट द सेम टाइम। सही समझ आ गई बात की? जी बच्चों। यस सर। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेक्टस एब्डोमिनस का, स्टेबलाइजिंग फंक्शन क्या है कि जो आपकी पेल्विस जब एंटीरियरली रोटेट करती है, ठीक है, आपकी पेल्विस के अंदर तीन किस्म की मूवमेंट्स हो सकती हैं, या पेल्विस इंटीरियरली रोटेट करती है, या पेल्विस पोस्टीरियरली रोटेट करती है, या आपकी पेल्विस ड्रॉप करती है राइट साइड के ऊपर या लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। तो जब पेल्विस आपकी इंटीरियरली रोटेट करती है तो इस इंटीरियर रोटेशन की फोर्सेस को
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या पेल्विस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी आपका रेक्टस एब्डोमिनस क्या करता है, वर्क करता है, और इसके साथ साथ इंटरनल ओब्लिक भी और एक्सटर्नल ओब्लिक भी स्टेबलाइजिंग फंक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब इनके दो फंक्शन हैं, एक क्या है कि जब भी आपकी ट्रंक एक्सटेंशन में जाएगी तब ये लोग स्टेबलाइजिंग फंक्शन इनका एक्टिवेट होगा, और दूसरा क्या स्टेबलाइजिंग फंक्शन है कि जब आपकी पेल्विस जो है वो एंटीरियरली रोटेट करे तो तब आपकी इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे टू द पेल्विस। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक बात की समझ आ गई? यस सर। नाउ जो इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक हैं इनका एक और भी फंक्शन है, और वो ये फंक्शन है कि ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेट होगा तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के फंक्शन को या उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक दोनों क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वो अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक कोर मसल। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस लंबर स्पाइन का कोर मसल है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सुपरफिशियल मसल्स कौन कौन से हैं और कोर मसल्स कौन कौन से हैं। तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का जो प्राइम फंक्शन है ये रोटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसका जो स्टेबलाइजिंग फंक्शन है वो ये है कि ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करता है, और जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है आपकी स्पाइन पर अनलोडिंग हो जाती है। ठीक है, स्पाइन पे क्या हो जाती है, अनलोडिंग हो जाती है। ठीक है, और जब भी स्पाइन के ऊपर अनलोडिंग होगी तो स्पाइन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, स्पाइन में स्टेबिलिटी बेहतर होगी। समझ आ गई बेटा बात की? जी बच्चों, लंबर स्पाइन में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज द क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम भी पोस्ट्रोलेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। पोस्ट्रोलेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है क्वाड्रेटस लंबोरम, और इसका जो मेन काम होता है, अगर ये ट्रंक के ऊपर काम, ट्रंक के ऊपर इसके फंक्शन को देखें, प्राइम एक्शन को, तो ये साइड बेंडिंग करवाता है ट्रंक की। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें पेल्विस के ऊपर, तो ये पेल्विस में हिप हाइकिंग करवाता है या पेल्विस को हाई करवाता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस पेल्विस हाइकिंग कौन करवा रहा है आपका, इस साइड की पेल्विस को देखें, ये आपका क्वाड्रेटस लंबोरम करवा रहा है, पेल्विस हाइकिंग। ठीक है, अगर आप इसके ट्रंक के ऊपर फंक्शन को देखेंगे तो ये क्या करवा रहा है, साइड बेंडिंग करवा रहा है, राइट और लेफ्ट साइड। समझ आ गई बच्चों? ठीक है, यस सर। अब स्टेबिलिटी की तरफ अगर हम चले जाएं तो स्टेबिलिटी में आपके पास क्या आ जाता है कि ये जो आपकी जो ट्रंक बेंडिंग है एंटीरियर साइड की और पोस्टीरियर साइड की, मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, इनमें वो कहते हैं कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, सेकंड जिसका इंपॉर्टेंट काम है कि जब भी डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है मोर डूम शेप से लेस डूम शेप की तरफ जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब हवा आपके लंग्स के अंदर आ रही होती है, आपके रिब्स क्या कर रही होती हैं, एक्सपैंड कर रही होती हैं, और आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, तो तब रिब्स को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो भी आपका कौन सा मसल है, क्वाड्रेटस लंबोरम है। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रेटस लंबोरम जो है वो सेगमेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हर वर्टिब्रल सेगमेंट पे, वर्टिब्रल सेगमेंट कैसे बनता है, दो वर्टिब्रल बॉडीज और उनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक वर्टिब्रल सेगमेंट बनाती है। ठीक है, तो ये जो वर्टिब्रल सेगमेंट को जो स्टेबिलिटी देता है ये भी क्वाड्रेटस लंबोरम देता है। क्वाड्रेटस लंबोरम के डीप फाइबर्स, दो किस्म के फाइबर्स होते हैं, लेटरल फाइबर्स और डीप फाइबर्स क्वाड्रेटस लंबोरम की। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लेटरल फाइबर्स होते हैं वो
सुपरफिशियल मसल्स के तौर पर काम करते हैं। जो डीप फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअली कोर मसल्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखना है कि क्वाड्रेटस लंबोरम का क्या क्या फंक्शन। नाउ पोस्टीरियर साइड के ऊपर आपके पास आ जाता है एक क्वाड्रेटस लंबोरम और सेकंड आपके पास आ जाता है मल्टीफिडस। मल्टीफिडस जो है ये आपकी स्पाइन की सिंपल स्पाइन की एक्सटेंशन करवाता है और स्पाइन की रोटेशन करवाता है ऑपोजिट साइड। लेट्स से जब राइट साइड का आपका मल्टीफिडस कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट साइड का, तो आपकी रोटेशन लेफ्ट साइड की होगी, और जब लेफ्ट साइड का मल्टीफिडस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी जो टंग की रोटेशन होगी वो कहाँ पे होगी, राइट साइड पर होगी। ठीक है, तो इट मींस के ये कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगी इनकी ये ऑपोजिट साइड की रोटेशन करवाता है, और ये ऑपोजिट साइड की रोटेशन सिर्फ इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि इनकी ओरिजिन और इंसर्शन इस तरीके से मैनेज हुई हुई है। ठीक है, समझ आ गई बेटा? जी सर। नाउ अगर हम इनके स्टेबलाइजिंग फंक्शन की तरफ जाएं तो स्टेबलाइजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो इसके क्योंकि मल्टीफिडस भी एक कोर मसल है तो मल्टीफिडस भी सेगमेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा। उसके अलावा वो कहता है कि जब भी आप एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ड्राइंग इन मैन्यूवर, ये देखें ये मेरा एब्डोमेन है, ड्राइंग इन मैन्यूवर। ठीक है, जब भी आप एब्डोमेन को ड्रॉ इन करोगे तो आपका मल्टीफिडस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्टिवेट होता है, और आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी। फ्रंट साइड का आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और ऑपोजिट साइड के ऊपर पोस्टीरियर साइड के ऊपर आपका क्वाड्रेटस लंबोरम। ये इनकी एक्टिवेशन का मैकेनिज्म है। अगर आपने कहीं पर भी कोर स्टेबिलिटी करवानी होती है तो हम क्या करवाते हैं, ड्राइंग इन मैन्यूवर करवाते हैं। सांस को नहीं अंदर खींचना, ठीक है, ड्राइंग इन मैन्यूवर करना, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ड्राइंग इन मैन्यूवर, इसमें दोनों साइड के आपके मसल्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो आपकी मल्टीफिडस कॉन्ट्रालेटरल साइड की साइड बेंडिंग को और रोटेशन को, ठीक है, रोटेशन को ट्रंक की या फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड बेंडिंग को, ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि राइट साइड का अगर मल्टीफिडस होगा तो वो लेफ्ट साइड की साइड बेंडिंग को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और अगर राइट साइड का मल्टीफिडस है तो वो राइट साइड की रोटेशन को ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ऑपोजिट साइड की रोटेशन करवाता है। तो सेम साइड के ऊपर ये क्या, इसका क्या फंक्शन आएगा कि ये सेम साइड की रोटेशन को कंट्रोल करेगा। राइट साइड का मल्टीफिडस राइट साइड की रोटेशन को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड का मल्टीफिडस लेफ्ट साइड की रोटेशन को कंट्रोल करेगा। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? सर ये ब्रेसिंग मैन्यूवर क्या होता है? जी, ब्रेसिंग मैन्यूवर क्या होता है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर मैंने पूछा ये ब्रेसिंग मैन्यूवर क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पे बेटा स्पीकर दूर लगा हुआ है, बताइए तो आप। सर मैंने पूछा ये ब्रेसिंग मैन्यूवर क्या होता है? आप लोगों को पढ़ाया हो इस चीज के बारे में। स्पाइन में ना जिस तरीके से कभी आपने वो देखा है कि जैसे लेदर की जैकेट होती है, जब आप लेदर की जैकेट को पहनते हो, ठीक है, जो फुल टाइट लेदर की जैकेट होती है, जब आप उसको पहनते हो, टाइट करते हो, तो वो एक्चुअली आपके पूरे ये जो ट्रंक होता है इसको अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेता है। ऐसे ही है ना, सेम टू सेम इसी तरीके से ब्रेस इज फ्रॉम ब्रेसेस। ठीक है, कि जो स्पाइन के लिए ऑर्थोसिस यूज होते हैं ना उनको ब्रेसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रेसिंग मैन्यूवर क्या होता है कि जैसे ही आप इसको ड्रॉ इन करते हो अपने एब्डोमेन को, ठीक है, ये देखो अपने एब्डोमेन को ड्रॉ इन करते हो, तो ये भी सेम टू सेम किस चीज की कॉपी है कि जिस तरीके से आपने किसी टाइट जैकेट को, लेदर की जैकेट को क्लोज किया है तो आपका पूरे का पूरा जिस्म क्या हो गया, या पूरे की पूरी ट्रंक क्या हो गई, ग्रिप हो गई उस जैकेट के अंदर। ये सेम टू सेम
ब्रेसिंग मैन्यूवर, ये जो ड्राइंग इन मैन्यूवर होता है इसी को ही हम रेप्लिकेट करते हैं कि दैट इज अ ब्रेसिंग मैन्यूवर। एक्चुअली ड्राइंग इन भी क्या करती है, सेम एक लेदर की जैकेट की तरह आपके ट्रंक को या आपके स्पाइन को क्या कर लेती है, ग्रिप कर लेती है। उससे एक्चुअली होता क्या है इस ब्रेसिंग मैन्यूवर से कि आपकी स्पाइन में स्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है, स्पाइन की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है बेटा? जी जरिया बेटा, जी बेटा समझ आइए। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था लेकिन आ गया। क्या कह रहे हो? सर ये क्वेश्चन मैंने नहीं था किया लेकिन आ गई है समझ। जी जी ठीक है, समझ आ गई। Okay. The next slide is showing the pictorial demonstration of different muscles. Now, ये जो आपके लीनिया एल्बा के बिल्कुल साथ में मसल्स हैं, that are rectus abdominis, ठीक है? और जो rectus abdominis के साइड्स के ऊपर, lateral साइड्स के ऊपर, just like this, ये जो अगर मैं ये जो बटन्स लगे हुए हैं, अगर मैं इन बटन्स को देखूं तो इन बटन्स ये दे आर शोइंग द लीनिया एल्बा, और इनके साइड के ऊपर कौन से मसल्स हैं, आपके रेक्टस एब्डोमिनस, जो सिक्स पैक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो रेक्टस एब्डोमिनस के बनते हैं। और इस रेक्टस एब्डोमिनस की साइड के ऊपर मेरे कौन से मसल्स हैं, इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक बाहर वाली साइड के ऊपर है, और अगर एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर देखेंगे तो वो इंटरनल ओब्लिक मसल आ जाएगा। ठीक हो गया? नाउ दिस इज शोइंग अनदर पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब ये पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज की है, फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड। आपको सब बच्चों का एरो नजर आ रहा है, माउस का एरो नजर आ रहा है? जी सर। यस सर, Yes, यस sir. माउस नजर आ रहा है। लेट्स से दिस इज द वर्टिब्रल बॉडी। ठीक है, ये जो सेंटर में है ये क्या है, स्पाइनल कैनाल है। ठीक है, दीज आर द पेडिकल्स, लैमिना, और ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है, और ये आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस है लेटरल साइड के ऊपर। ठीक है, पेडिकल्स, लैमिना, ये क्या है आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये क्या है आपका स्पाइनस प्रोसेस। अब आप स्पाइनस प्रोसेस की दोनों साइड पर देखो, ये वाला, ये पूरे का ये जो मसल है स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल साथ, ये कौन सा है, मल्टीफिडस है। ये क्या है, मल्टीफिडस है। आप मल्टीफिडस के बिल्कुल साथ देखो तो आपको क्या नजर आएगा, इरेक्टस स्पाइनाई मसल नजर आएगा। इरेक्टस स्पाइनाई से जब आप और लेटरल साइड के ऊपर जाओगे तो आपको क्वाड्रेटस लंबोरम नजर आएगा। ठीक है, समझ आ गई? दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एंट्रोलेटरल साइड के ऊपर, ठीक है, यहां से आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस शुरू हो रहा है। सबसे पहले अंदर वाली साइड के ऊपर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है, उसके बाद इंटरनल ओब्लिक आता है, और फिर एक्सटर्नल ओब्लिक की लेयर आती है सबसे आउटर साइड के ऊपर। बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सबसे पहले एक्सटर्नल ओब्लिक, अंदर, उसके बाद फिर इंटरनल ओब्लिक, और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नजर आता है। ठीक हो गया? यहां तक बात की समझ आ गई है? ये जो this one is showing lumbodorsal fascia, LD, lumbodorsal fascia, दोनों साइड के ऊपर ये lumbodorsal fascia होता है। और ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ना बेटा, ठीक है, ये एक्चुअली ये इस फेशिया की डिवीजन है। ठीक है, इसमें आपके पास एंटीरियर लेयर भी है, मिडल लेयर भी है, और आपके पास लेटरल रेफाई भी है, पोस्टीरियर लेयर भी है। ठीक है, टोटल 4 लेयर्स हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिडल एंड लेटरल रेफाई। ये जो 4 लेयर्स हैं ये एक्चुअली हेल्प करती हैं आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। एक तो इनका फंक्शन है कि स्पाइनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, दूसरा इनका फंक्शन है कि ये मसल चैम्बर्स को डिवाइड करते हैं। फेशिया, आप सबको पता होगा लंबर फेशिया का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द सर्वाइकल मसल्स। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन की जो मसल्स हैं, ठीक है, इनका क्या फंक्शन है।
अब सर्वाइकल स्पाइन में आपके पास फ्रंट साइड के ऊपर बेटा आ जाते हैं स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और स्केलेनाई मसल, ठीक है। आप फ्रंट साइड पे मतलब फ्रंट एंट्रोलेटरल साइड के ऊपर कह सकते हो कि ये स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड है, और इसके डीप अगर हम देखें तो ये स्केलेनाई मसल ग्रुप है। ये दोनों आपके सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइड बेंडिंग भी करवाते हैं और रोटेशन भी करवाते हैं, ठीक है। और रोटेशन ये यूजुअली कॉन्ट्रालेटरल साइड की करवाते हैं कि राइट साइड का जब स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड जो है जब ये करेगा तो ये कॉन्ट्रा ऑपोजिट साइड की मतलब लेफ्ट साइड की रोटेशन करवाएगा सर्वाइकल स्पाइन की, और जब लेफ्ट साइड का स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये राइट साइड की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो मेन क्या फंक्शन है कि ये फ्लेक्शन करवाते हैं सर्वाइकल स्पाइन की, कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन करवाते हैं और साइड बेंडिंग करवाते हैं। साइड बेंडिंग सेम साइड की करवाते हैं। जब राइट साइड का स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और लेफ्ट साइड का स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या करवाएंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे सर्वाइकल स्पाइन की। So this is the prime action of the sternocleidomastoid and scalene muscle group, ठीक है। स्टेबलाइजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेबलाइजिंग फंक्शन में आपके पास आ जाता है कि जो भी फोर्सेस, ठीक है, आपकी सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंशन करवाती हैं, सर्वाइकल स्पाइन की क्या करवाती हैं, बैकवर्ड एक्सटेंशन करवाती हैं, जस्ट लाइक दिस। जो बैकवर्ड एक्सटेंशन करवाती हैं स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और स्केलेनी मसल ग्रुप, तब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी सर्वाइकल स्पाइन को, ठीक है। ये आप सबको पता है कि ऑपोजिट साइड का मसल ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अपर ट्रेपीजियस लिवेटर एंड लिवेटर स्कैपुला। दो डिफरेंट मसल्स हैं। लिवेटर स्कैपुला क्या करवाता है, शोल्डर की श्रगिंग करवाता है, ठीक है। स्कैपुला को एलिवेट करवाता है, सिंपली लाइक दिस। स्कैपुला की जो एलिवेशन है ये क्या किसका फंक्शन है, लिवेटर स्कैपुला क्या, क्योंकि लिवेटर एलिवेट से है, लिवेटर स्कैपुला है। स्कैपुला को एलिवेट करना इज द फंक्शन ऑफ लिवेटर स्कैपुला। अगर हम अपर ट्रेपीजियस की बात करें तो अपर ट्रेपीजियस सर्वाइकल स्पाइन की एक्सटेंशन करवाता है। अपर ट्रेपीजियस क्या करवाता है, सर्वाइकल स्पाइन की एक्सटेंशन करवाता है, प्लस वो साइड बेंडिंग करवाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, ठीक है, तो जो जो फोर्सेस आपके सर्वाइकल स्पाइन को फ्लेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं, अपर ट्रेपीजियस और लिवेटर स्कैपुला सर्वाइकल स्पाइन को तब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो फ्रंट इंटीरियर साइड के ऊपर रोटेट हो रही होती है या इंटीरियर साइड के ऊपर मूव कर रही होती है। तो ये जो अपर ट्रेपीजियस हैं और लिवेटर स्कैपुला हैं ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिवेटर स्कैपुला, और लास्ट में आपके पास आ जाता है क्रेनियो सर्वाइकल फ्लेक्सर। ये बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेनियो सर्वाइकल फ्लेक्सर, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर लिखना है सर्वाइकल स्पाइन नेम में, ठीक है। तो क्रेनियो सर्वाइकल फ्लेक्सर्स छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें रेक्टस कैपिटस एंटीरियर आ जाता है, रेक्टस कैपिटस लेटरलिस आ जाता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, रेक्टस कैपिटस लेटरलिस, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, ये सारे आपके सर्वाइकल फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। लॉन्गिसिमस कोलाया आ जाता है, लॉन्गस कोलाया आ जाता है, ठीक है। ये क्रेनियो सर्वाइकल फ्लेक्सर्स हैं, छोटे छोटे मसल्स हैं जो फ्रंट साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बैक साइड पर भी प्रेजेंट होते हैं, और ये कोर मसल्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन के लिए जो कोर मसल फंक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपके सर्वाइकल फ्लेक्सर्स, ठीक है। डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स आप बोल सकते हो या डीप सर्वाइकल एक्सटेंसर्स बोल सकते हो, ठीक हो गया। तो सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबिलिटी इन मसल से मिलती है। जी बेटा समझ आ गई है दोनों स्पाइन के मसल्स की कि सुपरफिशियल मसल्स का क्या फंक्शन है और कोर मसल्स का क्या फंक्शन है। जी सर ये क्रेनियो सर्वाइकल समझा दें एक दफा। क्रेनियो सर्वाइकल बेटा, क्रेनियो मींस क्रेनियम, हेड, दिस वन इज द हेड। तो क्रेनियो सर्वाइकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेड की बेस, जो क्रेनियम की बेस है वहां से ओरिजिनेट करके पूरी सर्वाइकल स्पाइन तक एक्सटेंड करते हैं। That's why they are named it as craniocervical flexors as well as craniocervical extensors.
इनमें मल्टीपल स्मॉल मसल्स होते हैं जिनको हम नेम देते हैं लॉन्गिसिमस कोलाई, लॉन्गस कोलाई, या रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, या रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, या रेक्टस कैपिटस लेटरलिस। ठीक है, ये डिफरेंट मसल्स हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा फंक्शन है, जो सबसे ज्यादा फोर्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है लॉन्गस कोलाई। ठीक है, और लॉन्गस कोलाई ही आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि लॉन्गस कोलाई इज द डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर। ठीक है, जो कि स्पाइन को, सर्वाइकल स्पाइन को फोर्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया बेटा? नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिम्ब मोशन ऑन स्पाइनल स्टेबिलिटी? बेटा देखें, इस बात को समझना है। वो कहते हैं कि लिम्ब मूवमेंट का स्पाइनल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले ये बात याद रखनी है, सीक्वेंस में बातें याद रखनी है बेटा। ठीक है, सबसे पहला क्या फंक्शन है कि स्पाइन जो है वो आपकी एज अ बेस एक्ट करती है। ठीक है, एज अ बेस। अगर जो बेस है, जो स्पाइन है, अगर ये स्टेबल होगी तो तब आपके लिम्ब के मसल्स जो हैं या लिम्ब की जो मूवमेंट्स हैं, वो चाहे अपर एक्सट्रीमिटी हो, वो चाहे लोअर एक्सट्रीमिटी हो। अपर एक्सट्रीमिटी के लिए सर्वाइकोथोरैसिक स्पाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए लंबोसेक्रल स्पाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्पाइन को स्टेबल होना लाजमी है लिम्ब की मूवमेंट के लिए। सही है, जब जब बेस आपकी स्टेबल होगी तब तब आपकी लिम्ब की मूवमेंट्स एफिशिएंट होंगी और इफेक्टिव होंगी। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आपकी स्पाइन स्टेबल नहीं रहती, ठीक है, अगर आपकी स्पाइन क्या है, स्टेबल नहीं रहती ड्यूरिंग लिम्ब मूवमेंट्स, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट के वक्त या अपर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट के वक्त अगर आपकी स्पाइन जो है वो स्टेबल नहीं रहती, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो लिम्ब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्स को प्रोड्यूस कर रहे थे डिस्टल एस्पेक्ट्स के ऊपर, जस्ट लाइक रिस्ट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे थे फोर्सेस, या एल्बो के ऊपर, या शोल्डर के ऊपर, लिम्ब के मसल्स, अब वो मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्सेस को प्रोड्यूस करेंगे स्पाइन के ऊपर। अगर आपकी स्पाइन स्टेबल नहीं रहेगी, अगर आपकी स्पाइन में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब जितनी भी फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी की सारी कहां पर कंसंट्रेट करेंगी, ऑन टू द प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट। और प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट क्या है? आपका स्पाइन है। तो जब स्पाइन के ऊपर फोर्सेस ट्रांसमिट होंगी तो सबसे पहले क्या होगा कि एक तो आपका जो डिजायर्ड फंक्शन है जो आपने प्रोड्यूस करना है वो डिजायर्ड फंक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या होगा कि आपके लिम्ब के ऊपर जो फोर्सेस ट्रांसमिट होंगी वो लिम्ब जो लिम्ब की फोर्सेस ट्रांसमिट होंगी स्पाइन के ऊपर, ठीक है, वो फोर्सेस क्या करेंगे, आपके स्पाइन को मेल अलाइन करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, क्योंकि स्पाइन में तो स्टेबिलिटी मौजूद ही नहीं है। अगर स्पाइन में स्टेबिलिटी मौजूद होती तो लिम्ब की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो लिम्ब की मोशन के अंदर, लिम्ब की जितनी भी फोर्सेस हैं वो लिम्ब की मोशन के अंदर काम आनी थी। लेकिन क्योंकि अब स्पाइन में स्टेबिलिटी नहीं रही तो लिम्ब की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो क्या कर रही है, स्पाइन को मेल अलाइंड कर रही है। ठीक है, एसिमेट्री की तरफ लेकर जा रही है, इंपेयरमेंट की तरफ लेकर जा रही है। जी बच्चों, बात की समझ आई है? जी सर। अच्छा, अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब आप कोई भी एक्सर्शन वाला काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें प्रोलॉन्ग वर्क करना पड़े आपके कोर मसल्स को, किन मसल्स को? कोर मसल्स को प्रोलॉन्ग वर्क करना पड़े या ओवर एक्सर्शन का वर्क करना पड़े, मतलब मेरी एक्टिविटी इतनी है कि मैं 5 किलो या 10 किलो वेट उठा सकता हूँ, लेट्स से, और मैं उठाने चला हूँ 50 केजी का वेट, तो ये मेरे लिए क्या है? ओवर एक्सर्शन है। तो जब मैं ओवर एक्सर्शन करूंगा तो मेरे कोर मसल्स बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे
और जब मेरे कोर मसल्स बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे तो फिर मेरी स्पाइन में स्टेबिलिटी बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी स्पाइन की जितनी भी स्टेबिलिटी है वो कोर मसल्स पर है। तो जब कोर मसल्स अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर स्टेबिलिटी स्पाइन को कौन प्रोवाइड करेगा? फिर वो कहते हैं स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पैसिव स्टेबलाइजर्स। और पैसिव स्टेबलाइजर्स कौन से थे? लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल्स, ठीक है, फेसेट जॉइंट्स, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ठीक है, ये जितने डेव फेशियाज, ये जितने भी हैं ये क्या करेंगे? आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे या स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो इनका हमने बात याद है पिछले लेक्चर में बात की थी न्यूट्रल जोन की और इलास्टिक जोन की। इनका तो मेन फंक्शन यही है ना कि ये न्यूट्रल जोन में सही काम करते हैं। जैसे ही आपकी स्पाइन इलास्टिक जोन में जाती है तो इनके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो पंजाबी ने एक साइंटिस्ट ने कहा था। तो जब आपकी स्पाइन में स्टेबिलिटी नहीं रहती या आपके कोर मसल्स फटीग हो जाते हैं तो ये जो पैसिव स्टेबलाइजर्स हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना शुरू करते हैं स्पाइन को, लेकिन इनकी इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों ज्यादा हो जाते हैं? क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजर था वो फटीग हो गया, उसका जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट था स्पाइन के ऊपर वो नलिफाई हो गया। तो पीछे क्या रह गए हैं? पैसिव स्टेबलाइजर्स रह गए हैं। और अब उनसे जो स्टेबिलिटी मिल रही है स्पाइन को, ठीक है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, लेकिन एट द सेम टाइम उनके इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की क्या नहीं आई? सर आगे समझ। यस, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, दिस इज द इफेक्ट ऑफ लिम्ब मोशन ऑन स्पाइनल स्टेबिलिटी। नाउ इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। ब्रीदिंग का क्या इफेक्ट है पोस्चर के ऊपर या स्पाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कहता है कि जब भी आप सांस लेते हैं, whenever we are going to take a deep breath or when we are going to inspire, ठीक है, हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, मूव इन करती है लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स एक्सपैंड होना शुरू होते हैं। जो हमारा डायफ्राम है दैट इज गोइंग टू बी फ्लैटेंड, ठीक है, डायफ्राम मोर डोम शेप से किसकी तरफ जाता है? लेस डोम शेप की तरफ जाता है। जो हमारे रिब्स हैं वो एलिवेट होती हैं और जस्ट लाइक दिस, ये रिब केज है, लेट्स से जस्ट लाइक दिस, ये रिब केज है अगर, ठीक है, तो रिब केज इस तरीके से एलिवेट करता है और एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं जैसे ही आप इंस्पायरेशन करते हैं रिब केज एलिवेट होके अलाइनमेंट में जाता है, स्पाइन आपकी अलाइंड होती है, ठीक है, रिब्स की एलिवेशन होती है, एक्सपेंशन होती है और आपकी जो स्पाइन है थोरेसिक स्पाइन ये स्टेबल होती है, इन लाइन आती है, अलाइनमेंट होती है, ठीक है। और साथ में सेकंड इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपके जो डायफ्राम है वो क्या करता है? मोर डोम शेप से लेस डोम शेप की तरफ जाता है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ठीक है, वो एक्टिवेट होता है। जैसे ही आपका डायफ्राम जो है वो मोर डोम शेप से लेस डोम शेप की तरफ जाता है, आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेट होता है। तो जैसे जैसे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेट होता है और आपका डायफ्राम मोर डोम शेप से लेस डोम शेप की तरफ जाता है, तो अब ये देखो बेटा, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। जब ये मोर डोम शेप से लेस डोम शेप की तरफ जाएगा तो ये किसके ऊपर प्रेशर पुट करेगा? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर पुट करेगा। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसका प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। जब ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एक्चुअली प्रेशर पुट करता है ऑन टू द थ्रैकोडोर्सल फेशिया या लंबोडोर्सल फेशिया, एक ही बात है, लंबोडोर्सल फेशिया कह लें, थ्रैकोडोर्सल फेशिया कह लें। तो वो जो लंबोडोर्सल फेशिया था उसके ऊपर वो क्या करता है? प्रेशर पुट करता है। और जो लंबोडोर्सल फेशिया है वो इन रिटर्न क्या करता है? आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को, एक्सटर्नल ओब्लिक को, इंटरनल ओब्लिक को, ठीक है,
इन सबको एक्टिवेट करता है और आपकी जो पूरी की पूरी स्पाइन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? पूरे का पूरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक हो गया बेटा, यहां तक बात की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इसको बेटा हमेशा सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है, कि सीक्वेंस क्या है। नाउ दिस पिक्टोरियल डायग्राम इज शोइंग द सेम इफेक्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी क्लोज्ड कैविटी है, ऊपर से डायफ्राम प्रेशर पुट करता है नीचे की तरफ और नीचे से पेल्विक फ्लोर के मसल्स प्रेशर पुट करते हैं ऊपर की तरफ। ये जो फ्रंट और बैक है यहाँ पर वो कहता है ये जितने भी मसल्स हैं, क्योंकि थ्रैकोडोर्सल फेशिया इनको रैप कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहे डिफरेंट चैम्बर्स में, तो ये जो थ्रैकोडोर्सल फेशिया है ये तमाम मसल्स के ऊपर प्रेशर पुट करता है, लेकिन मेनली जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, एक्सटर्नल ओब्लिक है या इंटरनल ओब्लिक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट द सेम टाइम आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाता है? राइज होना शुरू हो जाता है। दिस इज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। नाउ दिस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज गोइंग टू पुट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो जब ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बैकवर्ड साइड को प्रेशर पुट करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर जो स्पाइन है उसको क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये देखिए, वो कहते हैं कि ये इफेक्ट दिखाया जा रहा है आपके थ्रैकोडोर्सल फेशिया का। ये किसका इफेक्ट दिखाया जा रहा है? आपकी थ्रैकोडोर्सल फेशिया का। वो कहते हैं जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होगा, क्या होगा? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होगा तो ये देखें, ये वाली जो ब्लू लाइंस हैं बच्चों नजर आ रही है पीछे, ये जो बैक साइड के ऊपर इंट्रा एब्डोमिनल ये जो लाइंस हैं ब्लू, यस ये बच्चों सर, नजर आ रही है? यस सर आ रही जी हूँ। सर। ये थ्रैकोडोर्सल फेशिया शो किया हुआ है। ये कौन सा फेशिया शो किया हुआ है? थ्रैकोडोर्सल फेशिया। तो ये जो थ्रैकोडोर्सल फेशिया है, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होता है थ्रैकोडोर्सल फेशिया के ऊपर प्रेशर पुट होता है, तो थ्रैकोडोर्सल फेशिया इन रिटर्न प्रेशर पुट करता है। ये सामने की तरफ देखें आप, एंटीरियर साइड के ऊपर, ये सामने ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये मसल्स की लेयर्स हैं। तो ये मसल की लेयर्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होके अलाइंड होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होके अलाइंड होती हैं वैसे वैसे आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी मिलती जाती है। अब इसके बरक्स आप नीचे वाली तस्वीर देखें तो नीचे वाली तस्वीर के अंदर आपका ये जो थ्रैकोडोर्सल फेशिया है बेटा, ये नॉन एक्टिव है, इनएक्टिव है। यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा तो आपके थ्रैकोडोर्सल फेशिया के ऊपर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। और प्रेशर जब भी थ्रैकोडोर्सल फेशिया के ऊपर कम होगा, आपका थ्रैकोडोर्सल फेशिया इनएक्टिव हो जाएगा या लूज हो जाएगा। ठीक है, जब ये थ्रैकोडोर्सल फेशिया लूज होगा तो अब यहाँ पर देखें मसल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी मसल क्या है? एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से स्पाइन को स्टेबिलिटी नहीं मिलती। बात की समझ आ गई बच्चों? जी सर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रैकोडोर्सल फेशिया का क्या इफेक्ट है ऑन द मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक हो गया? नाउ वो कहते हैं इटियोलॉजी ऑफ पेन, स्पाइन में पेन किस वजह से प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी पेन में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली स्पाइन स्पाइन में ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि पेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेन प्रोड्यूस हो रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से। वो कहता है कि स्पाइन में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है पेन प्रोड्यूस करने का, दैट इज द मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेस। जरूरी नहीं है कि स्पाइन में कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है और वहां पर ब्लीडिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है और फिर पेन स्टार्ट हो गई है, नहीं। वो कहते हैं यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है दैट इज द मैकेनिकल स्ट्रेस। वो कहते हैं कि जब भी मैकेनिकल स्ट्रेस कैसा, वो कहते हैं कि आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, इनकी
इनके ऊपर कंप्रेशन आना बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कंप्रेशन आना आपके जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से नर्व रूट्स गुजरी हैं उनके ऊपर प्रेशर आना, ठीक है, सही है। फेसेट जॉइंट्स की इरिटेशन होना या फेसेट जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पुट होना, कंप्रेसिव फोर्सेस का ज्यादा प्रोड्यूस होना, ठीक है। ये तमाम जो हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेसेस की एग्जांपल हैं, ये तमाम मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं। तो कहते हैं कि जब भी ये मैकेनिकल स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक है, इन जॉइंट्स के ऊपर, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं ये स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं कि ये फौरन से स्ट्रेस को देखते हैं, स्ट्रेस को फेस करते हैं और फौरन से क्या करते हैं, हायर सेंटर्स की तरफ मैसेज को भेज देते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, हम इस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर सकेंगे, ये मैकेनिकल, ये कंप्रेसिव फोर्सेस को बेयर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हायर सेंटर्स की तरफ जाता है, हायर सेंटर्स वहां पर क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, पेन सेंसेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जितनी भी जो पेन प्रोड्यूस हो रही है स्पाइन के अंदर, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बात की समझ आई है बेटा? जी बच्चों। जी सर। नाउ वो कहते हैं कि सेकंड कॉज क्या है पेन की, वो कहते हैं इफेक्ट ऑफ इम्पेयर्ड पोस्चरल सपोर्ट फ्रॉम द ट्रंक मसल। वो कहते हैं पोस्चरल मसल्स की इम्पेयरमेंट। अब पोस्चरल मसल्स कौन से होते हैं, वो मसल्स जो आपकी स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जब आप कोई भी काम करते हैं तो काम के वक्त जितने मसल्स एक्टिवेट होके आपकी स्पाइन को एलिवेट रखते हैं, आपकी स्पाइन को अलाइन रखते हैं, वो तमाम मसल्स पोस्चरल मसल्स कहलाते हैं। और यूजुअली पोस्चरल मसल्स वो होते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करें, जो मेरी स्पाइन को नीचे मत गिरने दें। फॉर एग्जांपल मैं ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं तो मेरी स्पाइन को एलिवेट रखा हुआ है, स्ट्रेट रखा हुआ है, उन्होंने मुझे गिरने नहीं दे रहे, ठीक है। तो दीज आर द पोस्चरल मसल्स, ठीक है। इनमें कोर मसल्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट है और उसके बाद आपके पास जो है वो सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या वो भी पोस्चरल मसल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। मोस्टली सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है वहां के सुपरफिशियल मसल्स ज्यादा वर्क करते हैं। तो वो कहते हैं जब आप ज्यादा देर के लिए पोस्चर अडॉप्ट करते हो, कोई भी पोस्चर, ठीक है, और वो पोस्चर गुड नहीं होता बल्कि पुअर पोस्चर होता है, तो आपके जितने भी पोस्चरल मसल्स होते हैं वो जल्दी फटीग हो जाते हैं। अब पुअर पोस्चर और गुड पोस्चर में क्या डिफरेंस है? जस्ट लाइक दिस, ये देखिए मैं पीछे, मेरी ट्रंक पीछे है, ठीक है, लेकिन मेरे जो जितनी भी जो मेरी फीट है, इट इज फॉर अवे फ्रॉम द बैक, बैक से दूर है, ठीक है। तो ये पुअर पोस्चर है। सेम टू सेम अगर मेरे फीट साथ लगे हुए हैं दीवार के और मेरी ट्रंक आगे की तरफ झुकी हुई है, तो ये भी कौन सा पोस्चर है, ये भी आपका पुअर पोस्चर है। गुड पोस्चर क्या हो कि मेरे फीट, ठीक है, मेरा हिप और मेरी जो ट्रंक है और मेरा जो हेड है ये एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट हो। ये क्या किस तरीके से एक ही प्लेन के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ये जो प्लेन होता है जिसमें आपका हेड, जिसमें आपकी स्पाइन, जिसमें हिप, पेल्विस और आपके जो नी और एंकल्स हैं, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग गुड पोस्चर कहते हैं। तो पुअर पोस्चर में रहने की वजह से आपके जो पोस्चरल मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। और जब भी पुअर जो पोस्चरल मसल्स फटीग होते हैं तो सारे का सारा जो स्ट्रेस होता है स्टेबिलिटी का, स्पाइन को स्टेबल रखने का जो सारा स्ट्रेस है वो किसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, या सारा जो काम है स्टेबिलिटी करने का वो किसके ऊपर शुरू हो जाता है, आपके पैसिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल्स, फेसेट जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना शुरू करते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि डिस्क बल्ज किसी को हो गया तो एक्चुअली डिस्क बल्ज हुआ इस वजह से नहीं है कि किसी ने डिस्क को बकायदा टारगेट किया कि जी डिस्क को ही हम बल्ज करना है, ये कोई किसी ट्रॉमा की वजह से तो डिस्क बल्ज के चांसेस या इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर होते हैं। यूजुअली मैकेनिकल स्ट्रेसेस की वजह से इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है। पोस्चरल स्ट्रेसेस वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कॉजिंग इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी। ठीक हो गया। तो सेकंड कॉज क्या है etiology ऑफ पेन की? दैट इज द impaired muscle performance. Now there are two types of weakness we can use for spinal muscles. The one is stretch weakness and the other one is tight weakness. वो कहता है कि स्ट्रेच वीकनेस क्या है कि जब मसल्स इलोंगेट रहते हुए, लेट्स से मैं बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुका हुआ हूं तो मेरे पीछे के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो उनमें क्या आ रही है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच आ रही है, वो इलोंगेटेड है कॉन्टिन्यूसली। अगर वो कहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली इलोंगेटेड रहते हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस इलोंगेशन की वजह से उनके अंदर अगर वीकनेस डेवलप हो जाती है, जो कि मोस्ट पॉसिबल रीजन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ स्ट्रेच वीकनेस। ठीक है, मेरे एक्सटेंसर मसल्स में क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेच वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो मसल्स जिनकी कैपेबिलिटी होती है दे आर ऑलवेज टेंड टू शॉर्टेन, ठीक है, हमारे पास ऐसे मसल्स होते हैं ना दो टाइप के, कि एक तो हमेशा लेंथनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, और एक क्या होते हैं, शॉर्टनेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो मसल्स जो शॉर्टनेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, सही है, वो भी एक्चुअली वीक हो रहे होते हैं। वो शॉर्टनेस की तरफ कॉन्ट्रेक्शन के लिए नहीं जाते, बल्कि वो शॉर्टनेस की तरफ किस लिए जाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टेंड रखा जा रहा है। अब जैसे यही फॉरवर्ड बेंड पोस्चर में ये जो मेरे एब्डोमिनल मसल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, शॉर्टनिंग पोजीशन में, ये फ्रंट के मसल्स शॉर्टेंड पोजीशन में। तो ये जो शॉर्टेंड पोजीशन में जो मसल्स हैं, क्योंकि ये मेरा पोस्चर ऐसा, इस वजह से ये शॉर्टनिंग में रह रहे हैं, और इस शॉर्टनिंग की वजह से ये कॉन्टिन्यूस टाइटनेस में रहते हैं, और कॉन्टिन्यूस टाइटनेस भी एक्चुअली क्या है, वीकनेस की एक एग्जांपल है। ये कोई पावरफुल नहीं हो रहे, इनमें स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो रही शॉर्टनेस की वजह से, बल्कि इनमें क्या डेवलप हो रही है, वीकनेस डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ऐसे मसल्स जो इलोंगेट रहते हैं कॉन्टिन्यूसली उनमें स्ट्रेच वीकनेस डेवलप हो जाती है, और ऐसे मसल्स जो शॉर्टेंड रहते हैं उनमें टाइट वीकनेस डेवलप हो जाती है। ठीक हो गया। If now the third cause is effect of impaired muscle endurance. Endurance means stamina, ठीक है, तो ऐसे पोस्चरल मसल्स जिनमें इंड्योरेंस नहीं है, लेट्स से मेरी पोस्चरल मसल्स की कैपेबिलिटी है कि मैं 1-1.5 घंटे तक खड़ा होकर लेक्चर दे सकता हूं, इसके अलावा अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे पोस्चरल मसल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, उनकी इंड्योरेंस खत्म होना शुरू हो जाएगी, उनका स्टेमिना जवाब दे जाएगा और वो फटीग हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे पोस्चरल मसल्स की इंड्योरेंस कम होती है, वैसे वैसे ही आपकी पेन प्रोड्यूस होती है स्पाइन के अंदर। ठीक हो गया। नाउ पेन सिंड्रोम्स, what are the pain syndromes related to impaired muscle, impaired posture? स्पाइन के खराब पोस्चर की वजह से कौन कौन से पेन सिंड्रोम्स डेवलप हो सकते हैं? तो उनमें सबसे पहले आ जाता है पोस्चरल फॉल्ट। ठीक है, पोस्चरल फॉल्ट क्या है कि वो कहता है कि नॉर्मल पोस्चर से हट जाना, ठीक है, दैट इज अ पोस्चरल फॉल्ट। लेकिन वो कहता है कि ये बिल्कुल एक्यूट सी कंडीशन होती है, इसमें कोई ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं डेवलप होती। ठीक है, मतलब 3 या 4 दिनों के लिए अपने नॉर्मल पोस्चर से हट के काम करना, दैट इज अ पोस्चरल फॉल्ट। ठीक है, और इनमें कोई स्ट्रक्चरल लिमिटेशन नहीं आती। ठीक है, सेकंड थिंग इज द पोस्चरल पेन सिंड्रोम। कहते हैं पोस्चरल पेन सिंड्रोम क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल
3-4 दिनों की बजाय 3-4 हफ्तों के लिए उसी खराब पोस्चर को या नॉर्मल पोस्चर से हट जाए 3-4 हफ्तों के लिए, तो वो एक्चुअली क्या होगा, पोस्चरल पेन सिंड्रोम होगा, क्योंकि अब वो 3-4 हफ्तों के लिए जब उस बैड पोस्चर में गया, पुअर पोस्चर में गया, तो अब उस पुअर पोस्चर की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और वो मैकेनिकल स्ट्रेस क्या कर रहा है, पेन प्रोड्यूस कर रहा है स्पाइन में। नाउ द थर्ड वन इज द पोस्चरल डिसफंक्शन। अब वो कहते हैं कि पोस्चरल डिसफंक्शन क्रॉनिक स्टेज है, ठीक है, सीवियर स्टेज है। पोस्चरल डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि महीनों तक एक इंडिविजुअल क्या है, नॉर्मल पोस्चर से हट के पुअर पोस्चर में रह रहा है, ठीक है, और उसमें शॉर्टनेस डेवलप हो गई है, कुछ मसल्स शॉर्ट हो गए, कुछ मसल्स क्या हो गए, लेंथनड हो गए, ठीक है, कुछ मसल्स लेंथन हो गए, कुछ मसल्स शॉर्ट हो गए, तो ये क्या है, पोस्चरल डिसफंक्शन है, ठीक है। नाउ यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कॉमन फॉल्टी पोस्चर ऑफ द पेल्विक एंड द लंबर रीजन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। ये लेक्चर 5, 6 एक में ही मर्ज हो गया है, ये जो ये 6 भी इसमें ही है। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा कहिए। मैंने कहा सर लेक्चर 6 भी इसमें मर्ज हो जाएगा। जी बच्चों, any question related to this lecture? Is there any question? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।